हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। सो लास्ट क्लास में हम लोग अपने फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के ऊपर हम लोगों ने क्लास की थी। एंड उसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसके चैप्टर 8th और 9th पे हमने फोकस किया था। अब हमें आगे बढ़ना है, जो फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट पे और बात की हुई है 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी के अंदर, तो वो लोग हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जैसे कि जो आप पहले क्लासेस से जुड़े हुए हैं अगर मेरे चैनल से, तो अगर आप नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि उन तक भी एक कंटेंट पहुंच सके। एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है हमको। और बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर कमेंट सेक्शन, एवरी सिंगल क्वेरी एंड एवरी सिंगल सजेशन इज़ अप्रिशिएटेड। आप आराम से जो भी पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो आराम से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको हमारे अपडेट्स चाहिए सारी क्लासेस के और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो अपडेट्स आते हैं और जो हम फ्री पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो टेलीग्राम पे टारगेट आईबी एग्ज़ाम्स के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है, पब्लिक चैनल है। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है फॉर द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज क्लासेस, ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटिक कोर्स भी हुआ है उसकी क्लासेस, और उसके बाद अब ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी ख़त्म होने वाले हैं थोड़े दिनों बाद, तो उसके बाद भी उसमें जो पीडीएफ्स वगैरह हैं उसके बारे में जानना है तो माइंड मैप्स बाय आकाश मेरा पर्सनल अकाउंट है। आप इस पे, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सीधा रीडायरेक्ट कर देगा वो मेरे अकाउंट पे, और आप इस पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो कर लीजिएगा, ये आपके लिए फ्री है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आप ही का फ़ायदा है, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी क्लासेस आती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की ओर, और आज हमारे पास जो चीज़ें कंप्लीट करनी है वो है 11th क्लास के 10th, 11th एंड 12th चैप्टर, जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट जो पिछली क्लास में हम लोगों ने आधा कंप्लीट किया था, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चैप्टर 10th में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, इसको कंप्लीट करेंगे हम। थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए बिगिनिंग में, लेकिन उसके बाद एक बार आपको आदत पड़ जाए तो फिर उसके बाद कोई इशू नहीं है, और उसकी लैंग्वेज एक बार आप समझ आ जाए आपको। 6, 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर देती है, वो भी हम कवर कर चुके हैं। हम टॉपिक वाइज चलते हैं, स्ट्रैटेजी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम क्लास वाइज नहीं जाते हैं, हम टॉपिक वाइज जाते हैं। एक टॉपिक उठाते हैं और उसको 6 to 12 की जितनी भी एनसीईआरटीज में वो टॉपिक होता है उसको एक साथ कवर करते हैं, ताकि एक फ्लो के साथ आप उस टॉपिक को समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। अर्लियर इन चैप्टर 9 इट डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो हमने देखा था ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एयर प्रेशर देखा था हमने, टेम्परेचर इंसोलेशन की वजह से जो सन रेज आती हैं उसके हिसाब से जो टेम्परेचर की वेरिएशंस होती हैं वो हमने देखी थी। एयर एक्सपैंड्स when heated and gets compressed when cooled, ये भी हमने देखा था। इसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। द रिजल्ट इज दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर, कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वन सेकेंड। सेटिंग द एयर इन मोशन, इसी की वजह से जो एयर है मोशन में आती है और वो विंड की तरह काम करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज और सिंक, प्रेशर के हिसाब से होता है, भारी हवा है तो सिंक हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, और हल्की हवा है तो इट विल राइज, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारे लिए यहाँ पढ़ने के लिए। द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लानट, ये जो विंड है ये हीट और मॉइस्चर को प्लानट के में घुमाती है, ठीक है। जो भी अवेलेबल होता है प्लानट में हीट और मॉइस्चर, उसको अलग अलग जगहों पे लेके जाती है ताकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो सके फॉर द प्लानट। याद रखिएगा, कांस्टेंट जो टेम्परेचर है प्लानट का बना के रखने के लिए विंड का बहुत बड़ा रोल है, जो हीट और मॉइस्चर को प्लानट में घुमाती है। वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन, ये भी पिछली क्लास में हमने देखा था। दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवोटेड टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस, कॉजेज क्या होते हैं प्रेशर डिफरेंसेस के, फोर्सेस कौन सी होती हैं जो कंट्रोल करती हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को, एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होती है उसके लिए कौन सी फोर्सेस जो होती हैं वो कंट्रोल करेंगी इस चीज़ को।
द टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ विंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस जो क्रिएटेड होते हैं उसको, द डिस्टर्ब्ड वेदर व्हेन एयर मासेस इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द फिनोमिनन ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी ये पढ़ने में जो चीज़ें हैं ये बहुत अजीब लग रही हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जब हम चलेंगे तो एक एक सिंगल चीज़ को समझते हुए आगे देखेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी बॉडी जो है हमेशा एक एयर प्रेशर के दबाव में होती है? 9th क्लास में हमने देखा था ये, एनसीईआरटी की इसी 11th क्लास की एनसीईआरटी में पिछली क्लास में। एज वन मूव्स अप द हायर अप द एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रेथलेस। ठीक है, जैसे आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जो एयर जो होती है वो हल्की हो जाती है आपके लिए और आपको ब्रेथलेस वाली फीलिंग आती है। जब आप बहुत ऊपर ऑल्टीट्यूड या हाइट्स पे जाते हैं तो यू रियलाइज इट, क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर कम होता है। द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको बुलाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक यूनिट एरिया के अंदर जो वेट ऑफ एयर होता है आपका, ठीक है, फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको देखते हुए जब हम जाते हैं तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मिलीबार, मिलीबार में लिखते हैं इसको। एट द सी लेवल एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार। ड्यू टू ग्रेविटी, एयर जो होती है सरफेस पे वो डेंस होती है, खींच के रखती है बहुत सारी एयर को ग्रेविटी की वजह से, एंड इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं आपको प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी का जो जोर भी होता है वो कम होता है कंपेरेटिवली। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मर्करी बैरोमीटर या एनेरॉइड बैरोमीटर है, उससे प्रेशर को बैरोमीटर से देखते हैं हम लोग। द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, प्रेशर जो है हाइट के साथ डिक्रीज करता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। प्लीज़ याद, इट इज़ नॉट हीट, इट इज़ हाइट, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वैसे हीट के साथ भी हम देख सकते हैं, लेकिन नहीं सॉरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। At any elevation, it varies from place to place and its variation is primary cause of air motion। ये किसी भी एलिवेशन पे जाएंगे, ठीक है, कहीं पे भी जाएंगे तो हर जगह पे अलग अलग तरीके का एयर प्रेशर मिलेगा आपको, और इसी की वजह से एयर मूव भी करती है। कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, तभी तो हाई टू लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना। दैट इज़ विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर मतलब ऊपर की तरफ। लोअर एटमॉस्फेयर में द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट। जब ट्रोपोस्फेयर वगैरह की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत एकदम से गिरता है हाइट बढ़ने के साथ साथ। द डिक्रीज अमाउंट्स टू 1 मिली बार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। अगर आप 10 मीटर सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो 1 मिली बार प्रेशर आपका ड्रॉप करता है, लेकिन ये हर बार इसी सेम रेट पर डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएशंस दिए हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। Next, the vertical pressure gradient force is much larger than that of the horizontal pressure gradient। ठीक है, तो वर्टिकल प्रेशर जो ग्रेडियंट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है जब कंपेयर करते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, but it is generally balanced by a nearly equal but opposite gravitational force, hence we do not experience strong upward winds। इसीलिए ग्रेविटी क्या है, हवा उसको प्रेशर को वहाँ पे बना के रखती है, इसलिए हमें वर्टिकल हवा चलती कभी फील नहीं होती, हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल फील होती है। ठीक है, वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ा हमने, अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं। Small differences in pressures are highly significant in terms of wind direction and velocity। ठीक है, स्मॉल डिफरेंसेस भी जब प्रेशर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं जब हम विंड डायरेक्शन या वेलोसिटी की बात करते हैं। विंड किस डायरेक्शन में जा रही है और किस वेलोसिटी से विंड बह रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स। ये देखा था हमने, सेम प्रेशर वाले एरियाज को एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं और उन्हीं को आइसोबार्स बुलाते हैं। आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। ठीक है, अगर 1014 मिली बार जो यहाँ पे प्रेशर दिखा रखा है, तो पूरे अर्थ की उस पर हम लैटिट्यूड की वाइज देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पे 1014 वो अवेलेबल है, तो उसको जब पूरे सारे एरियाज़ को उससे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे 1014 मिली बार अगर प्रेशर है तो उसको बोलते हैं हम आइसोबार। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड
on pressure, it is measured at any station after being reduced to sea level for purposes of comparison. तो हम हमेशा इसको sea level पे लेकर आते हैं और उसके बाद वहाँ से कंपेयर करते हैं बेसिकली इसको, ताकि जो ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पे, आप जानते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे आप बेसिकली तो आपका प्रेशर जो है वो लो होता रहता है. इट इज़ मेजर्ड एट एनी स्टेशन, जैसे उसको सी लेवल के लेवल पे देखते हैं हम और उसके बाद फिर कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं. द सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन ऑन वेदर मैप्स. इसकी देखने की ज़रूरत नहीं है हमें. दिस इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू. याद रखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से कौन सा आइसोबार निकलता है, कौन सा है. इट इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्लीज़ इसको क्रॉस कर दीजिएगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगी. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर. ठीक है, इसमें मैं देख लेता हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है. अच्छा, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास क्या होता है, जो सी लेवल प्रेशर जो होता है, हम सी लेवल के पे ही प्रेशर काउंट करते हैं ऑल्टीट्यूड का, ताकि वेरिएशन निकाल सकें, उसे हटा सकें. नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज़ लो, और इसीलिए इस एरिया को बुलाया जाता है इक्वेटोरियल लो. ठीक है, तो 0 डिग्रीज पे ये हमने देख लिया कि कैसी कंडीशंस होती हैं. देन इट कम्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. यहाँ पे हम देखते हैं कि हाई प्रेशर एरियाज़ हैं और इनको हम बुलाते हैं सब ट्रॉपिकल हाइज. ठीक है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा से नीचे वाले एरिया को हम थोड़ा ट्रॉपिकल एरिया लेते हैं. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, विच इज़ 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल एरियाज़ लेते हैं. उनके बियॉन्ड जो प्लेसेस होती हैं उनको थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ बुलाते हैं हमें. तो क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है इस एरिया में, तो हम इसको सब ट्रॉपिकल हाइज बुलाते हैं. फर्दर पोलवर्ड्स, अगर आप और पोलवर्ड्स जाएंगे तो 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ पे आपको लो प्रेशर बेल्ट्स फिर से फील होगी, एंड इनको बुलाते हैं हम सब पोलर लोज. पोल्स जब हम देखते हैं, एक्चुअली पोल एरियाज में देखते हैं हम, तो पोलर एरियाज के अंदर द प्रेशर इज़ वेरी हाई, तो इसलिए हम उसको बुलाते हैं पोलर हाई. तो हमने 4 जगहें देखी हैं. ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेटोरियल पे, उसके बाद सब ट्रॉपिकल पे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ सेकंड. थर्ड जो आता है आपका सब पोलर लोज, ये थर्ड, और ये आ गया आपका फोर्थ. 4 तरीके से हम लोग प्रेशर एरियाज को जब लैटिट्यूड वाइज जो होते हैं अर्थ के, तब वहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, एक बार फिगर पे मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको. दिस इज़ योर अर्थ. ठीक है, थोड़ा सा जियोइड शेप होता है, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता है कंप्लीट. ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, यहाँ लो प्रेशर है. फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, मैं मार्क कर देता हूँ. ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया यहाँ पे जो आता है, ये है थोड़ा सा हाई प्रेशर. ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सब पोलर पे जाएंगे तो फिर से यहाँ पे लो प्रेशर आ जाएगा, और फिर से जब बिल्कुल पोलर एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाई प्रेशर. तो इस तरीके से, और सेम डाउनवर्ड्स जो साउथ हेमिस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिलती हैं. दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, ये बदलती रहती है, प्लीज़ याद रखिएगा. दीज आर नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट. ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आपके नोट्स जब आप मुझसे लेंगे अगर नोट्स, ठीक है, तो फिर आप या तो खुद मार्क कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप मुझसे लेते हैं तो वहाँ पे तो ये सारी मार्क्ड पीडीएफ्स मिलती हैं आपको, ताकि दोबारा जो है आपको बुक खोल कर अपनी चेक ना करना पड़े और अपनी मेहनत ना करनी पड़े. थोड़ी सी मेहनत बचाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों की. ठीक है, तो ऐसे चलिएगा. अब नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ तो डायग्राम्स है. ठीक है, तो दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पे भी वही सीन बताई हुई है कि नेचर में दीज आर नॉट परमानेंट. ठीक है, इन दे ऑसिलेट विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन. तो मूवमेंट ऑफ सन जो होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसके हिसाब से जो होती है इसकी मूवमेंट होने की वजह से चेंज होता रहता है. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड्स, क्योंकि सारी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये सारे प्रेशर एरियाज भी हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं. जो विंटर्स होती हैं तो दे मूव साउथवर्ड्स, एंड इन द समर इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं. जब विंटर्स आती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये सारी प्रेशर बेल्ट्स थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर जाती हैं. प्लीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए स्टार, और इसको प्लीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, कि वेलोसिटी और विंड की डायरेक्शन में चेंजेस किस वजह से आते हैं. You already know that the air is set in motion due to differences in atmospheric pressure. की differences की वजह से तो air चलती है, motion होता है उसका, और wind बनती है वो. The air in motion is called wind. ये इतनी बार हमने पढ़ लिया है, तो प्लीज़ इसको समझिएगा.
द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन. सरफेस पे जो विंड होती है वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है. इन एडिशन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो अफेक्ट्स द विंड मूवमेंट. तो पहली बात तो हो गई फ्रिक्शन, दूसरा हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ. द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, इस फोर्स को क्या बुलाते हैं? कोरियोलिस फोर्स. और इसी की वजह से विंड जो होती है वो डिफ्लेक्ट, घूम जाती है. दस द हॉरिजॉन्टल विंड्स जो सरफेस के साथ साथ चलती हैं ऐसे, नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस. तीन फोर्सेस का सबसे बड़ा काम होता है. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. फ्रिक्शनल फोर्स जो ज़मीन के साथ लग के चलती है विंड की. और तीसरा कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1 सेकेंड. और साथ में क्या काम कर रही हैं इसके? और ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड कर रही है और खींच रही है हवा को, विंड को, चलने वाली विंड को. पहला आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. डिफरेंस जो होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसकी वजह से फोर्स बनती है जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में एयर को लेके जाती है. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट. अभी तक तो ये समझ आना शुरू हो गया होगा आपके लाइन. मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाई थी पिछली क्लास में ये. The pressure gradient is strong where the isobars are close to each other and is weak where the isobars are apart. प्रेशर ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? जहाँ पे आइसोबार्स जो हैं एक दूसरे से बड़े क्लोज होंगे, और वीक होता है जब आइसोबार्स थोड़े से दूर होते हैं एक दूसरे से. नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स. इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड. इट इज़ ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर. 1 से 3 किलोमीटर ऊपर हाइट पे भी जब विंड चल रही होती है उसके ऊपर भी फ्रिक्शन का काफ़ी जोर पड़ता है. ओवर दिस सी सरफेस द फ्रिक्शन इज़ मिनिमल. सी सरफेस पे जब हम देखेंगे तो फ्रिक्शन जो होती है वो मिनिमल होती है. नेक्स्ट आता है कोरियोलिस फोर्स. जब रोटेशन होती है अर्थ की अपनी ही एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो वो डायरेक्शन ऑफ विंड को चेंज करता है. इस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. और ये फ्रेंच फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1844 में, उनके नाम से पढ़िए. इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज. ये मैंने पिछली क्लास में बताया था डायग्राम के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से छोटी छोटी बारीकियां बताने के लिए उसमें. ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में घूमेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी सदर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा स्पीड से विंड चलेगी. ठीक है, सो जो ये डिफ्लेक्शन है इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई. सो द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड. इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट इन द इक्वेटर. तो जब आप लैटिट्यूड में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आपका कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ. जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, लैटिट्यूड वाइज हम इसको देखते हैं. ठीक है, तो अगर आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स आपकी बढ़ेगी. और अगर आप नीचे की तरफ पोल इक्वेटर पे जाएंगे, ठीक है, हेयर कोरियोलिस फोर्स इज द लीस्ट. ठीक है, इट इज लीस्ट क्या, एब्सेंट ही है, जीरो मान लो एकदम से. इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर. द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन समझने के लिए बस आपको बता रहा हूँ. कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर काम करती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के. एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार. जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी विंड की और उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी विंड की. As a result of these two forces operating perpendicular to each other, low pressure areas में wind blows around it. At the equator, Coriolis force is zero and the wind blows perpendicular to the isobars. Low pressure gets filled instead of, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नॉट इंपॉर्टेंट. जो बताना था मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स में, आई थिंक आपको अब हल्की हल्की छोटी छोटी बारीकियां समझ आ गई होंगी. ये याद रखिएगा बस कि जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, इसका मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ी से हवा उस तरफ चलेगी, उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा, और उतनी ही फिर
आपको पता है जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं, यहाँ पे बताया हुआ है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपको ये बता दिया यहाँ पे, आप आराम से ठीक है इसको समझ सकते हो। गुड, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। प्रेशर एंड विंड। द वेलोसिटी, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। जैसे विंड जो अपर एटमॉस्फेयर में होती है 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस, वहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होता है सरफेस का, और वो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स से ही ज़्यादातर अफेक्ट होती है। तो फ्रिक्शन वाला जो जोर है उस पर नहीं चलता। ठीक है, तो 2 to 3 किलोमीटर्स अबव द सरफेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें काम करती हैं विंड पे। कौन सी? आपका प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट को प्लीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अच्छा, अब कुछ लोग पढ़ाते हैं आपको जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड एक बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटीज़ वर्ड बाय वर्ड रटनी है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि आपका जो ये एग्जामिनर जो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। जियोस्ट्रॉफिक विंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी नहीं पूछी जाती। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, डोंट वरी। नेक्स्ट, द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, विंड सर्कुलेशन होती है जब लो प्रेशर के आसपास जब घूम रही होती है तो उसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और जब हाई प्रेशर के आसपास घूम रही हो विंड तो उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अराउंड सच सिस्टम्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सही बोल रहे हैं कि बेसिकली वो बदल जाती है क्योंकि वहाँ पे उल्टी हो जाती है ना हवा। राइट में डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, विच इज़ क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये हेमिस्फेयर टू हेमिस्फेयर डिफर करती है, लेकिन याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब विंड सर्कुलेशन होती है, ठीक है, तो जब वो लो प्रेशर के आसपास होती है उसको बुलाते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और जब हाई प्रेशर के आसपास होती है उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। द विंड सर्कुलेशन एट द अर्थ्स सरफेस अराउंड लो एंड हाई ऑन मैनी ओकेजन्स। द विंड सर्कुलेशन जो होती है अर्थ सरफेस के ऊपर अराउंड लो एंड हाई, बहुत सारे ओकेजन्स पे इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द विंड सर्कुलेशन एट हायर लेवल। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया पे क्या होती है, द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज। ये है आपका, देखो, लो प्रेशर एरियाज पे कन्वर्जेंस होती है और हाई प्रेशर पे डाइवर्जेंस होती है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, लेट इट, ओके, वन सेकेंड, अच्छे ही समझते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जनरली ओवर लो प्रेशर एरियाज द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज। मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यहाँ पे हल्की हवा है, ठीक है, यहाँ पे हल्की है। हल्की चीज़ क्या होगी, ऊपर बढ़ेगी, तो ये वाली हवा भी ऊपर बढ़ रही है, यहाँ वाली हवा भी ऊपर बढ़ रही है। उसके बाद ओवर हाई प्रेशर एरिया द एयर विल सबसाइड फ्रॉम द अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। अगर यहाँ पे एक भारी हवा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी भारी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, तो ये आके नीचे बैठेंगी, नीचे बैठेंगी ना। अच्छा, देखते हैं आप। Apart from convergence, some eddies, convection currents, orographic uplift and uplift up among these fronts or cause the air rising over which is essential। ठीक है, तो बहुत सारी और भी चीज़ों से कन्वेक्शन करंट बनते हैं जब ऊपर हवा घूमती है, या फिर ओरोग्राफिक अपलिफ्ट होता है, पहाड़ की वजह से ऊपर उठ गई, या अपलिफ्ट होते हैं हवा की किसी और वजह से, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाती है हवा बेसिकली, तो फिर जब ऑफ कोर्स इधर उधर घूमेगी, अलग अलग जगह आएगी, तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडी होने के बाद भारी हो जाती है, और उसके बाद घूमते हुए फिर वापस वो इस तरफ साइकिल बन जाएगी इसकी, नीचे आएगी, हीट अप होएगी, फिर बढ़ेगी, इधर से भी हैवी हुई,
नीचे बैठ गई, फिर घूम रही है, और लाइट हुई, लाइट हुई, लाइट हुई, फिर ऊपर बढ़ने लग गई। तो बेसिकली ऐसे ही डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के करंट्स चल रहे होते हैं। तो बस याद रखिएगा कि जो लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे कन्वर्जेंस होती है, और जो हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे हमेशा ऊपर वाली भारी हवा नीचे आ रही होगी, विच इज़ डाइवर्जेंस हो रही होगी वहाँ पे। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वो कैसी होती है अब देख लेते हैं। द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन, प्लानिटरी विंड्स जो चल रही होती हैं वो कुछ कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब ये जनरल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, हम एक जगह की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। जो अर्थ के ऊपर जनरली सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, जो हवाएं सर्कुलेट होती हैं उसको हम देख रहे हैं। तो जो प्लानिटरी विंड्स हैं, प्लानट पर चलने वाली विंड्स हैं, वो ज़्यादातर उसके पैटर्न्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। प्लीज़ इसको वर्ड बाय वर्ड याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। आपको पता है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, इक्वेटर पे तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर सबसे ज़्यादा हीट होती है, और धीरे धीरे जब पोल की तरफ जाते हैं हम तो ठंड होती रहती है। तो जो लैटिट्यूड के हिसाब से जो वेरिएशन होता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग में, उससे आपकी प्लानिटरी विंड्स का पैटर्न बदलता है या इम्पैक्ट होता है। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, आपको पता है जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होगा आपको पता होगा हमेशा वहाँ पे कन्वर्जेंस ही हो रहा होगा, ठीक है। और जो हाई प्रेशर जैसे सब ट्रॉपिकल हाइज देखी थी हमने और पोलर हाइज देखी थी हमने, तो वहाँ पे हमेशा हवा नीचे ही बैठ रही होगी जैसे, ठीक है। एक सेकेंड, एक ना काम करते हैं, लेट मी हेल्प यू आउट विथ समथिंग, वन सेकेंड। समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे मैंने समझा था अपने प्रिपरेशन के दौरान। वन सेकेंड। इसमें हेमिस्फीयर का नहीं है क्या? आई गेस नहीं है। ओके चलो ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है। इस पे बना देते हैं अपना। अब देखो, मैंने ये अर्थ को थोड़ा सा टिल्ट किया है, जैसे मान लीजिए, अच्छा आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, घूमेगी तो नहीं ना, ठीक है। तो क्या है, मैंने ना 0 डिग्री यूं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 30 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 60 डिग्री साउथ, और ये हो गया आपका 60 डिग्री नॉर्थ। समझ आ रहा होगा किस तरीके से बनाया है। ये रहा इक्वेटर, इसको परफेक्ट कर देते हैं, ये इक्वेटर। अब आपको पता है यहां पे इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर एरिया, इसका मतलब हवा उठेगी, ठीक है। ये उठी, उठ के अपनी अपनी जगह चलेगी, भारी हुई, भारी हुई, भारी हुई। अब आपको पता है 30 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया है, वो क्यों है? क्योंकि यहां पे हवा भारी होने के बाद बैठ रही होगी। क्या हो रही होगी? बैठ रही होगी। फिर ये हाई प्रेशर बना हुआ एरिया, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाई बुलाते हैं। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये हवा जा रही है। अब समझ आइए साइकिल कैसे चलेगी। सेम यहां होगा। अब ये वाला भी हाई प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है, ये भी लो प्रेशर एरिया है, और ये हाई प्रेशर एरिया। अब यहां पे लो प्रेशर एरिया है तो यहां से हवा उठेगी, यहां से हवा उठेगी, भारी होगी, भारी होने के बाद बैठ जाएगी, और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलेगी साइकिल। इधर भी लो प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, भारी हुई, पोलर एरिया, पोलर हाई पे जाके बैठ गई, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी। ऐसे ऐसे ही ये साइकिल्स घूम रही होती हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट हमारी बनी हुई है उसके हिसाब से जो प्लानिटरी विंड्स हैं वो सर्कुलेट करती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो कि मैंने क्या बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। आई होप आपको बहुत ध्यान से, नहीं समझ आए दोबारा क्लास देख लीजिएगा, मतलब दोबारा मतलब पीछे जाके 2-3 मिनट पीछे जाके आप देख लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं होगी उसमें, ठीक है। वन सेकेंड।
सेकंड, लेट मी इरेज इट, ताकि अगर आप पीडीएफ लो तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? द माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग एपरेंट पाथ ऑफ द सन। तो जो बेल्ट भी है, हमने देखा था जब विंटर्स होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये बेल्ट्स थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती हैं, मूव हो जाती हैं, और जैसे ही विंटर्स आती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये जो बेल्ट्स हैं ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कितनी दूरी पे या फिर कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस की और लैंड की, उसके हिसाब से भी बहुत हद तक डिपेंड करता है इस पे कैसे चलेगी सर्कुलेशन। दूसरा, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये 5 चीज़ें हैं जिससे जनरल सर्कुलेशन जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, या जो प्लानिटरी विंड्स हैं उसके पैटर्न चेंज होते हैं। पहला, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तीसरा होता है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। चौथा हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ, और पांचवा हो गया आपकी जो बेल्ट्स की माइग्रेशन होती है फॉलोइंग द एपरेंट पाथ ऑफ द सन। जिस तरीके से जा रहा हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से भी आपकी प्लानिटरी विंड्स के पैटर्न चेंज होते हैं। अच्छा हाँ, ये सारा जो मैंने पहले समझाया हुआ है यहाँ बेल्ट में दिया हुआ है, ये सॉरी इसमें दिया हुआ है टेबल में, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ स्टार। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, जो मैंने समझाया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑल्सो सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन वैसे भी होती है एटमोसफेयर में, उससे भी ओशन वाटर सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हवा तो ओशन के ऊपर से बहेगी ना, तो वो भी पानी को बहाती है साथ में। ठीक है। ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स क्लाइमेट। उससे फिर आखिरी में अर्थ का क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस होता है। अब ये जनरल सर्कुलेशन ऑफ एयर है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। और पहले हमने जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड विंड्स देख ली थी, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज हमने पिछली क्लास में ही देख ली थी। और ये सेल ऐसे ही बने होते हैं बेसिकली। जो आपका ये वाला सेल था जो ये 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर, यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई लिखा हुआ है, ये आपका जो है ये इक्वेटोरियल लो है। फिर आपका क्या होगा, सब पोलर लो, और फिर आएगा आपका पोलर हाई। ठीक है, नॉर्थ पोलर हाई लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ पोलर हाई लिखा है, वही वाली बात है। ठीक है। अब जो ये वाला सेल है इसको बुलाते हैं हेडली सेल। ठीक है, इसको बुलाते हैं हेडली सेल। दूसरे वाला जो है इसको बुलाते हैं फेरल सेल, और तीसरा जो है उसको बुलाते हैं पोलर सेल। तो प्लीज ये सेल्स के नाम याद रखिएगा जो आपके, देखो नाम जो है ये एक्चुअली ये याद रखना कि इक्वेटोरियल लो है, सब ट्रॉपिकल है, जितनी बार बोलोगे उतना याद रहेगा। मैं दोबारा बोल के समझाता हूँ। इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में जो सेल बनता है उसको बुलाते हैं हेडली सेल। सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो में जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं फेरल सेल। उसके बाद जो सब पोलर लो और नॉर्थ पोलर हाई में बनता है उसको बुलाते हैं पोलर सेल। ठीक है। अब पोलर सेल और फेरल सेल के ऊपर की तरफ बीच पे चलती है पोलर जेट स्ट्रीम, जो बहुत ही ऊंची हाइट्स पे चलती है। जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊपर हाइट पे चलती हैं। और जो फेरल सेल और हेडली सेल के बीच में चलती है वो होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इससे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। एरिया जो होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, इसको बुलाते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। अब ये कन्वर्जेंस जोन क्यों है समझ आ गया। लो प्रेशर है तो हवा ऊपर बढ़ रही है, लो प्रेशर वाले एरिया में कन्वर्जेंस होती है तो कन्वर्जेंस लो बुलाते हैं उसको। इस वाले एरिया को, इस इक्वेटर वाले एरिया पे बुलाते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। राइजेस बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन की वजह से राइज करता है। बाय हाई इंसोलेशन मतलब लगातार जो बहुत अच्छी खासी धूप आ रही होती है सीधा बाय द सन, उसकी वजह से हाई इंसोलेशन की वजह से कन्वेक्शन होता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो विंड्स जो होती हैं ट्रॉपिक्स से वो कन्वर्ज होती हैं एट दिस लो प्रेशर जोन। द कन्वर्ज एयर राइजेस अलॉन्ग विद द कन्वेक्टिव सेल, इट रीचेज द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से वहाँ जाती है, फिर वहाँ से नीचे गिरती है।
ये सारी जो है मैं ऑलरेडी आपको उस डायग्राम में समझा चुका हूँ, सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। The easterlies from either side equator converging that tropical zone. Such calculations because cell, such cell is tropical is called Hadley cell है यहाँ पे. In the middle latitudes the circulation is that of sinking cold air. ठीक है, ये आती है यहाँ पे Ferrel cell हो जाता है और फिर यहाँ पे ठीक है. सेम चीज़ें हैं जो यहाँ ने वहाँ पे डायग्राम में समझाई थी आपको. डायग्राम अगर आपको समझ आ गया हो तो बेस्ट है, अदरवाइज यहाँ पे सीधी लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं लिखी जिसमें आपको समझने की ज़रूरत पड़े. बताया हुआ है वहाँ से उठती है 14 किलोमीटर की हाइट तक जाती है, उसके बाद पोल्स की तरफ भागती है, पोल्स के भागने के बाद फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे. उसके बाद जो पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एयर होती है वो नीचे बैठ जाती है, कहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई बना देती है वहाँ पे. फिर अनदर रीज़न जो होता है सिंकिंग का इज़ के कूलिंग एयर व्हेन इट रीचेस 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो वहाँ पे सिंकिंग हो जाती है उसकी. डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस एयर फ्लो जो होता है वो हमेशा इक्वेटर्स की तरफ भागता है ईस्टर्लीज की फॉर्म में. The easterlies from the east either side of the equator converge in the intertropical convergence zone. दोनों तरफ से आता है ये और intertropical convergence zone में मिलते हैं आके. तो बेसिकली ये वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको सेम डिट्टो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये समझने वाली हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाता कहाँ से कौन सा सेल उठेगा, कहाँ से कौन सा सेल उठेगा, नो. याद रखिएगा फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल्स, नाम याद रखिएगा. द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोसफेयर ऑल्सो अफेक्ट्स दी ओशंस. ये स्टेटमेंट हमने इससे पहले भी देखी थी. लार्ज स्केल विंड्स जो होती हैं एटमोसफेयर की वो लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट्स चलाती हैं ओशन में. तो जब ओशन की लेयर जब बहती है ना एक डायरेक्शन में तो उसको ओशन करंट बुलाया जाता है. ओशन इसके वजह से ओशन क्या होता है कि इट प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर. इसकी वजह से एनर्जी और वाटर वेपर जाता है एयर के अंदर. दीज इंटरेक्शंस टेक प्लेस रादर स्लोली ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ ओशन. अगर लार्ज पार्ट ऑफ ओशन कंसिडर करोगे तो ये चीज़ें बहुत स्लोली होती हैं और इतना महसूस नहीं होती हैं. ये क्या है, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और उसका इफेक्ट ओशन पे क्या होता है. जैसे वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. पैसिफिक ओशन में जो वार्मिंग एंड कूलिंग होती है, ठीक है, वो जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के नज़रिए से देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वार्म वाटर होता है जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो वार्म वाटर होता है वो स्लोली भागता है साउथ अमेरिकन कोस्ट में. और जो पेरुवियन करंट होता है, जो पेरू साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे पेरू करंट चलता है जो कि एक कूल करंट है. आपको बताया था मैंने पिछली क्लासेस के अंदर, जिस कोस्ट पे कोल्ड करंट्स चलते हैं वहाँ से एटमॉस्फेयर भी ड्राई और जो है सूखा होता है बेसिकली वहाँ पे, एंड कोल्ड होता है. देखा था हमने, हम जब देख रहे थे वेदर का और उसका, जब इसकी पिछली क्लास में हमने देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कोस्टल एरियाज में जैसा करंट होता है, कोल्ड है या वार्म है, उसके हिसाब से भी वहाँ का जो वेदर है वो डिसाइड होता है. तो ऑलरेडी जो पेरुवियन करंट है, जो कूल पेरुवियन करंट है, जो पेरू के कोस्ट के और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे बह रहा है, तो यहाँ से सेंट्रल पैसिफिक ओशन से वार्म वाटर जाता है साउथ अमेरिकन कोस्ट पे और कूल पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देता है. तो कोल्ड करंट से क्या रिप्लेस हो गया, अब वार्म वाटर करंट आ गया. सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज अल नीनो. जो ये रिप्लेसमेंट है, कोल्ड की जगह अब जो वार्म ओशन करंट आ गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं एल नीनो. The El Nino event is closely associated with the pressure changes in the Central Pacific and Australia. This change in pressure condition over Pacific is known as the Southern Oscillation. अब आपको पता है बहुत तेज़ हवा चली होगी, वही पानी को बहा के भी लेकर गई होगी. तो जो ये इतने प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, जो प्रेशर चेंजेस हैं, ये हाई प्रेशर चेंजेस हैं जो इस पैसिफिक वाले एरिया में, जिसकी वजह से एल नीनो हो रहा है, इस हवा बहुत तेज बहने वाली चीज को, प्रेशर कंडीशन को बोलते हैं हम सर्दर्न ऑसिलेशन. सर्दर्न ऑसिलेशन क्योंकि सर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रही है. द कंबाइंड फिनोमिनन, जो ये सर्दर्न ऑसिलेशन और एल नीनो जब एक साथ होते हैं, इसको बुलाते हैं एनसो. एल नीनो एंड सर्दर्न ऑसिलेशन, एनसो. इन द ईयर्स व्हेन द एनसो इज स्ट्रॉन्ग, जब एनसो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में के वेदर में, ये डिफरेंसेस देखे जाते हैं. जो एरिड वेस्ट कोस्ट होगा, जो सूखा वेस्ट कोस्ट होगा साउथ अमेरिका का, अब वहाँ पे वार्म ओशन करंट गया, वाटर वेपर बढ़ेगा, कोस्ट की तरफ जाएगा,
क्लाउड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश होती है, इसकी वजह से बड़ी हैवी रेनफॉल होती है। और क्योंकि अब वार्म ओशन करंट वहां चला गया, तो जहां पे वार्म ओशन पहले था उसकी जगह कौन ले लेगा? अब जब भी वैक्यूम बनता है तो कौन आ जाता है? कोल्ड ओशन करंट। और जहां पे वार्म ओशन करंट था, सब बढ़िया चल रहा था, वहां पे जब कोल्ड ओशन करंट आ गया है, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन्स में। ठीक है, तो वहां क्या होता है? ड्रॉट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दिस फिनोमिना इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब वर्ल्ड को बहुत ही बड़े लेवल पे इंपैक्ट डालता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आता है सीजनल विंड। द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, जो पैटर्न होता है विंड सर्कुलेशन का वो सीजन टू सीजन चेंज होता है। क्यों? ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। ठीक है, तो सीजन के साथ साथ जो हीटिंग किस रीजन में हो रही है उसकी शिफ्टिंग होती है, प्रेशर की शिफ्टिंग होती है इन रीजन्स के अंदर, विंड बेल्ट्स जो हैं वो थोड़ा शिफ्ट होती हैं। इसकी वजह से भी जो सीजनल विंड्स जो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो विंड सर्कुलेशन के पैटर्न जो हैं वो सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं मॉनसून्स की, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके के मॉनसून्स बनते हैं। ठीक है, द अदर लोकल डेविएशंस फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन सिस्टम आर एज फॉलोज। कैसे? लोकल विंड्स की जब बात करें, डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सर्फेसिस एंड द साइकिल्स दोज डेवलप डेली और एनुअली। ठीक है, तो ये जो हीटिंग और कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस के जो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बनता है, और ये जो साइकिल्स बन जाती हैं कि डेली काम कर रही हैं या एनुअली साल में कुछ टाइम के लिए काम कर रही हैं, तो वहाँ पे कुछ इस चीज़ों की वजह से ना कुछ लोकल एरियाज़ में ना लोकल विंड्स या उस तरीके से बन सकती हैं। ठीक है, तो लोकल विंड्स भी हैं, वो भी अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम क्योंकि देख रहे हैं ना कि अलग अलग ये परमानेंट विंड्स तो हैं ही, इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं बेसिकली। लैंड एंड सी ब्रीज की जब आप बात करेंगे, ये पिछली क्लास में हमने देखा था लेकिन ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। द लैंड एंड सी एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। ठीक है, एक्सप्लेन अर्लियर। लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन सी जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर थोड़ी स्लो होती है और वो धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। Therefore, over the land, the air rises, giving rise to a low pressure area. तो जल्दी से क्योंकि वहाँ पे अब गर्म हो जाता है दिन में, तो क्या होगा कि लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, वो हवा राइज करेगी। अब वो हवा राइज कर गई, वहाँ पे वैक्यूम बन गया, तो सी के ऊपर क्या है? अभी हाई प्रेशर एरिया है। हाई प्रेशर एरिया क्यों है? क्योंकि वो तो कंपेरेटिवली ठंडा है ना, वो तो ना ही बहुत जल्दी गर्म होगा ना ही बहुत जल्दी ठंडा होगा। तो सी के ऊपर वाला जो हाई प्रेशर जो एयर है, ठीक है, वो आ जाती है अब लैंड के लो प्रेशर एरिया जो चला जाता है, वहाँ पे जो वैक्यूम बन जाता है वहाँ पे ले लेता है हिस्सा। ठीक है, दस द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड एंड द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड एज द सी ब्रीज। और ये सी ब्रीज की तरीके से बहती हुई जाती है हवा। ठीक है, जैसे फिर से समझा देता हूँ, ये दिन का टाइम है, मान लीजिए इट्स डे राइट नाउ। ज़मीन गर्म हो गई, लो प्रेशर एरिया बना, हवा क्या हो गई? हल्की हो गई, तो कहाँ जाएगी? ऊपर बढ़ेगी, ऊपर गई। ठीक है, भारी होके फिर वो इस तरफ जाती है और डाइवर्ज होती है, वो वही वाली साइकिल चल रही है। हल्की हुई, अब यहाँ पे अगर ये हवा ऊपर उठ गई तो क्या होगा? वैक्यूम होगा एक तरीके से। तो यहाँ सी पे क्योंकि जो आराम से गर्म और आराम से ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे लैंड के हिसाब से तो हाई प्रेशर एरिया ही है ना। ठीक है, तो यहाँ की हवा जगह ले लेगी इस वाले की फटाफट, और जो ये जगह लेती है एकदम से आती है हवा यहाँ पे, तो इसी को बुलाते हैं सी ब्रीज। ठीक है, नाइट में इसका उल्टा हो जाता है। इन द नाइट द रिवर्सल ऑफ कंडीशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब सी तो नॉर्मल ही है, अपना मॉडरेट तरीके से चल रहा है, लेकिन जो लैंड है वो एकदम से ठंडा हो जाता है। द लैंड लूजेज हीट फास्टर एंड इज कूलर देन द सी, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम लैंड टू द सी एंड हेंस लैंड ब्रीज होती है। तो डे में होती है लैंड, होती है लैंड ब्रीज होती है नाइट में। ठीक है, लैंड से जब सी की तरफ ब्रीज जाती है, हवा जाती है, और सी ब्रीज होती है आपकी डे में। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, is it not working properly?
ओके, वन सेकेंड, आई एम रियली सॉरी. ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है माउंटेन एंड वैली विंड्स, जो वहाँ चलती है उसको भी देख लेते हैं एक बार. इन माउंटेनियस रीजन्स ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड अप. माउंटेनियस रीजन्स के अंदर क्या होता है, डे के दौरान स्लोप्स क्या होंगे, जो ये पहाड़ हैं, ठीक है, और ये क्या हो गए अब स्लोप्स, यहाँ पे जहाँ पे सीधा सन की वो पड़ रही है, अब वो गर्म हो गया है, ठीक है. एंड द एयर मूव्स अप स्लोप, तो गर्म हवा है, अब वो स्लोप के साथ साथ ठंडी हो के मतलब ऊपर बढ़ रही है. हल्की हवा है, गर्म हवा है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है. एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप, अब यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा. द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली, तो ये वैली पे जो ठंडी सी हवा पड़ रही है, ठीक है, अब वो इस तरफ अपनी जगह ले लेके आके. दिस विंड इज नोन एज द वैली ब्रीज. जिस तरफ से हवा आ रही होगी उसके आगे ब्रीज लगा देना बस, ठीक है. वैली की तरफ से हवा आ रही है तो वैली ब्रीज, ठीक है. रात में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा. अब स्लोप्स जो हैं वो ठंडे हो गए एकदम से, तो वहाँ से ठंडी हवा वैली की तरफ जाएगी, ठीक है, तो माउंटेन विंड की तरह इस तरफ बहेगी. द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेटो, हाई प्लेटोज जो होते हैं उसकी कूल एयर होती है, एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड, ठीक है. तो जो कूल एयर होती है हाई प्लेटोज की या आइस फील्ड्स की, जब वो वैली की तरफ नीचे ड्रेन होती हुई जाती है, नीचे बहती हुई जाती है, उसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड. कौन सी विंड बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड. याद रखिएगा इसको, कौन सी, द कूल एयर, जो ठंडी हवा हाई प्लेट्यूज पे या आइस फील्ड्स में जब वो वैली की तरफ नीचे बहती हुई जाती है उसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, ठीक है. अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जो फेस नहीं कर रही होती है सन को, और पीछे की तरफ जो वादियाँ होती हैं बेसिकली उनको बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रेंजेस. द मॉइस्चर इन दीज विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंज कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट व्हेन डिसेंट, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. तो जो समझना था माउंटेन वाली विंड्स में और वैली विंड्स में, ये आपने देख लिया. नेक्स्ट कम्स एयर मासेस. When the air remains over a homogeneous area, एक बहुत ही बड़े एरिया में, जब एक सेम एरिया में बेसिकली जब एयर रहती है फॉर अ सफिशेंटली लॉन्गर टाइम, इट अक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया. तो वो जो एयर होती है और उस एरिया में बहुत टाइम तक बहती है, वो सब होती है, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेती है और अक्वायर कर लेती है. The homogeneous regions can be the vast ocean surface और vast plains. अब ये homogeneous region जो बहुत बड़े same regions हैं, वो बहुत बड़े vast ocean surface भी हो सकते हैं, या एक लगातार plains जो हैं बहुत बड़े areas में वो भी हो सकते हैं. The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity. Air जिसकी distinctive different characteristics हैं, temperature और humidity वाली characteristics जिनके different होते हैं, is called an air mass. It is defined as a large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture. मतलब मान लीजिए ये 100 किलोमीटर का प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो एयर मास होगा ना, इन एयर मास पूरे 100 किलोमीटर में ही इसका कोई ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं टेम्परेचर और मॉइस्चर को लेके. ये मोस्टली इस पूरे एरिया में सेम ही रहेगा. तो इट इज़ डिफाइंड, इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड as the large area, defined as a large body of air having little horizontal variation, बहुत कम horizontal variation होती है in temperature and moisture, ठीक है. The homogeneous surfaces over which air masses form, जो ये इनके ऊपर जो air masses होते हैं are called the source regions, क्योंकि इन्हीं पे बन रही है ये air mass, तो इसलिए उनको बुलाते हैं source regions, ठीक है. एयर मासेस जो हैं वो क्लासीफाई किस तरीके से होती हैं. देर आर 5 मेजर सोर्स रीजन्स. कौन से हैं, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस. वार्म ओशंस जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में हैं. सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो एक सोर्स रीजन होते हैं.
सोर्स रीजन मतलब जिस रीजन की वजह से वो एयर मास वहाँ पे है, ठीक है, वो। रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस, तो रिलेटिवली कोल्ड इसलिए लिखा है कि ओशंस इतने ज़्यादा कोल्ड तो नहीं होते बेसिकली, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पे जो थोड़े से ज़्यादा ठंडे ओशंस होते हैं वो। द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड, जो ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो से कवर्ड जो हैं, या परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, ये सब 5 जो हैं सोर्स रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्लासीफाई किया जा सकता है एयर मास को, ठीक है। अभी आगे जो ये हैं इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, प्लीज़ इसको अपने उससे को प्रेपरेशन से निकाल दीजिए। ये सब चीज़ें मैं क्रॉस कराऊंगा कुछ चीज़ों पे, प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा भी मत, आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा और वो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बचिए इन चीज़ों से, कोशिश कीजिए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए जो एग्जामिनर पूछता है, रैंडमली हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं फ्रंट्स। व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट, तो जो उनकी बाउंड्री जोन मिलती है उसको बुलाते हैं फ्रंट। फ्रंट मतलब देखा है ना कि फ्रंट वॉर वो सब तो होती है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, बाउंड्री जोन जो बनता है दो एयर मासेस के मिलने पे उसको बोलते हैं फ्रंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। कोल्ड फ्रंट बनते हैं, आपके लिए तो कोल्ड और वार्म ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेशनरी और ऑक्लूडेड की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 4 बनेंगे, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। When the front remains stationary, जब फ्रंट स्टेशनरी रहे, एक जगह पे ही बना रहे, इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, उसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। When the cold air moves towards the warm air mass, इसको बुलाते हैं कोल्ड फ्रंट। अब ये कैसे याद रखना है आपको, जैसे हमने ब्रीज का देखा था, जब लैंड से हवा बहती हुई जाती है सी की तरफ तो लैंड ब्रीज बुलाते हैं, जब सी की तरफ से हवा बहती जाती है लैंड की तरफ तो हम उसको सी ब्रीज बुलाते हैं। वैसे ही जब कोल्ड एयर जाती है वार्म एयर की तरफ तो जो वो फ्रंट बनता है उसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, ठीक है। और दूसरी तरफ जब वार्म एयर मास जाता है कोल्ड की तरफ तो उसको वही सेम क्या बुलाएंगे, वार्म फ्रंट, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ आने लग गई होगी। अगर एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, अगर एक एयर मास पूरी तरह लिफ्ट हो जाए लैंड सरफेस से ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर बढ़ रही है, उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। द फ्रंट अकर्स इन मिडल लैटिट्यूड्स, फ्रंट कहां पे होते हैं, मिडल लैटिट्यूड्स में, ठीक है। और कैसे बनते हैं, स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इतने हैवी टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से बेसिकली ये फ्रंट्स तैयार होते हैं। और कहाँ होते हैं, मिडल लैटिट्यूड्स में, 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, या फिर 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ के बीच में ये जगह पे बनते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से खतरनाक चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में इनकी वजह से, एंड इससे क्या होता है, एयर जो है वो ऊपर बढ़ती है, क्लाउड्स बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होती है, कॉज द एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आई होप ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा इसको ऐसे समझ के, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं टेलीग्राम पे आके, सो थैंक यू सो वेरी मच एक्चुअली। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द सिस्टम्स डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स, ये सिस्टम्स कौन से हैं, मिड एंड हाई लैटिट्यूड वाले। बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के आगे जो सिस्टम्स बनते हैं मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन्स बुलाते हैं उनको, या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बुलाते हैं। तो ट्रॉपिक्स के उस पार, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होता है बेसिकली, मिडल लैटिट्यूड या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। द पैसेज ऑफ फ्रंट कॉजेज एब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस ऑफ द एयर, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है कि मिडल एंड हाई लैटिट्यूड्स में बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस में चेंजेस आते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट, ठीक है, पोलर फ्रंट के उसके साथ साथ बनते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी, जो फ्रंट है शुरुआत में वो स्टेशनरी एक जगह रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वार्म एयर कहाँ से, साउथ की तरफ से थोड़ा सा ब्लो होती है, एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट,
ठीक है, तो पोलर एरिया की तरफ से कोल्ड एयर हवा आती है और मिडिल लैटिट्यूड के नीचे की तरफ से वहाँ से आती है वार्म एयर. व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, एकदम से जब प्रेशर ड्रॉप होता है, द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड्स and the cold air moves towards south, setting in motion, one second, an anti-clockwise cyclonic circulation. तो क्या याद रखना है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, वार्म एयर आती है नीचे की तरफ से, कोल्ड एयर आती है ऊपर की तरफ से. ये याद रखिएगा बस. और कहाँ होती है, मिडल लैटिट्यूड एंड थोड़े से हाई लैटिट्यूड्स में, और इनको मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बुलाया जाता है. इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे घूमता है, कैसे क्या होता है, नहीं. द साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड्स टू अ वेल डिवेलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन with a warm front and a cold front. The plan and cross section of a well-developed cyclone, ठीक है. There are pockets of warm air, ठीक है. When clouds over the cold air, sequence of clouds appear. मैं आपको और important जो चीज़ें हैं इसमें वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ. Approaches of warm air, just cumulus clouds develop. No, go faster than no, not important. Be lifted up and no. Process of wind circulation, borders are closely interlinked. अच्छा, okay. ये है. The extra tropical cyclone differs from the tropical cyclone in number of ways. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्या हुआ आपका कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका जो फ्रंटल सिस्टम होता है, जो फ्रंट्स आके मिलते हैं उसमें, वो जो है एक बड़ा क्लियर होता है. ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में नहीं होता है. दे कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट, लैंड पे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और सी पे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं. दूसरा पॉइंट क्या था, एरिया वाला. और तीसरा क्या है कि लैंड एंड सी दोनों पे हो सकते हैं. लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो सिर्फ सी के ऊपर होते हैं और लैंड पे आते आते डिसिपेट हो जाते हैं, गायब होने शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं. द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट्स अ मच लार्जर एरिया जब कंपेयर किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से. द विंड वेलोसिटी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत हायर होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है. ठीक है, तो जो विंड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, मतलब जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से कंपेयर करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो विंड वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है. इसलिए आपने साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसकी तबाही ज़्यादा सुनोगी कंपेयर टू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा यहाँ से शुरू होंगे तो वेस्ट की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट. ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा कौन से डिफरेंसेस हैं. ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ मेजर टर्म्स जिससे आपको याद रहेगा. एरिया से कंपेयर करेंगे हम. ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ पे हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे और उनकी मूवमेंट की बात करेंगे इन पे. और ये साथ में ये वाला जो पॉइंट है क्लियर फ्रंटल सिस्टम. ये 5 पॉइंट्स है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि यार इनमें डिफरेंस है क्या ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में. अब देखते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स, ये हमने देखा है, जो ओशंस के ऊपर बनते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में और कोस्टल एरियाज की तरफ बहते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. ठीक है, क्योंकि वायलेंट विंड्स होती हैं, बहुत खतरनाक रेनफॉल होती है और स्टॉर्म निकलता है, आंधी तूफान आता है बहुत अच्छे लेवल पे. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज. दे आर नोन एज साइक्लोन्स इंडियन ओशन के अंदर. हरिकेन्स बुलाते हैं अटलांटिक ओशन में. टाइफून्स बुलाते हैं वेस्टर्न पैसिफिक, जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक मतलब नीचे जापान फिलीपींस ये वाला एरिया हो गया. साउथ चाइना सी में और वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स बुलाते हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको बुलाते हैं विली विलीज. ठीक है, हरिकेन्स, टाइफून्स एंड विली विलीज. ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस. ठीक है, तो वार्म ट्रॉपिकल एरिया में ओशंस जो होते हैं उनके जो वार्म ओशंस होते हैं उसमें होता है. कंडीशंस क्या फेवरेबल होती है. ठीक है, एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, बहुत बड़ा सरफेस, और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही होना चाहिए.
किससे ज़्यादा होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी वहाँ पे ओरिजिनेट नहीं हो सकता। इसका मतलब इक्वेटर पे ओरिजिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इज ज़ीरो। ऐसे समझते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखते हैं। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन ज़्यादा ना हो। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, एक लो प्रेशर एरिया, वीक लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी होना चाहिए, या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, घूमने वाली हवाएं ऑलरेडी थोड़ी सी होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, और अपर से ये डाइवर्जेंस भी हो रही हो हवा की, ठीक है, डाइवर्जेंस नीचे आ रही हो, डाइवर्जेंस का मतलब नीचे आ रही हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉम, ठीक है, अब ये इस साइक्लोन की एनर्जी आ कहाँ से रही है, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस, किसकी वजह से? कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। कौन से क्लाउड जो हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, उनके कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है उसकी वजह से। अच्छा, ये होते हैं आसपास, इस स्टॉर्म के आसपास होते हैं ये। ऑन रीचिंग द लैंड, अच्छा, विद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी, मॉइस्चर जो आ रहा होता है कंटिन्यूसली मिल रहा होता है इन्हें, कहाँ से? सी से, ठीक है। और स्ट्रेंथन होता रहता है, और मॉइस्चर मिलता रहता है, और स्ट्रेंथन होता रहता है। अब क्योंकि मॉइस्चर ओशंस पे ज़्यादा होता है और लैंड पे नहीं होता ज़्यादा, कंपैरेटिवली इतनी अमाउंट नहीं होती अवेलेबल, तो इसीलिए ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स, धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेज अ कोस्ट इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, वो जगह जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन अब कोस्ट को क्रॉस करके अंदर की तरफ, लैंड की तरफ जाने लगा है, उसको बुलाते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। उसको क्या टर्म देते हैं? लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। द साइक्लोन विच क्रॉसेस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, वो साइक्लोन्स जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस कर जाते हैं वो दोबारा घूम जाते हैं, एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन आपको बस एक्स्ट्रा बता दिया है। अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म इज शोन इज फिगर 10.10, ये हमने देख लिया सारी। अच्छा, ठीक है, जो ये सेंटर वाला होता है ये एरिया, इसको बुलाते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। इसके आसपास जो वॉल्स होती हैं जहाँ पे हवा घूम रही होती हैं, जो ये वॉल हैं बेसिकली, तो इसको बुलाते हैं आई वॉल। वार्म एयर जो है वो अंदर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। वार्म एयर कहाँ जा रही होती है? अंदर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, a mature tropical cyclone is characterized by the strong spirally circulating wind around the center called the eye, देख लिया हमने। diameter of circulating, इसका diameter क्या हो सकता है? 150 से 250 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है ये, 150 से 250 किलोमीटर तक का आप डायमीटर मान के चलिए जो आई का और उस आई वॉल का है। द आई इज़ अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर, जो ये आँख वाला एरिया जो बता रहे हैं, आई जो है, यहाँ पे हमने देखा वार्म एयर जो है नीचे की तरफ आ रही है, और ये बहुत ही काम एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? काम, शांत एरिया होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में क्या बना हुआ होता है? काम एरिया। Around the eye is the eye wall, where there is a strong spiraling ascent of air to greater height reaching the tropopause. यहाँ से हवा ऊपर जा रही होती है और ट्रोपोपोज तक की हाइट तक जा सकती है, विच इज़ ट्रोपोपोज मतलब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो काटता है। The wind reaches maximum velocity in this region, reaching as high as 250 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये बहुत काम होता है, और ये वाला जो ये बाहर वाला एरिया होता है ये बहुत विंडी होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी वायलेंट बेसिकली, ठीक है। टोरेंशियल रेन्स अकर्स हेयर, यहाँ पे होती है खतरनाक रेन। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन ऑफ क्यूमुलो एंड क्यूमुलोनिम्बस क्यूमुलस एंड क्लाउड्स में ड्रिफ्ट इनटू द आउटर रीजन, डायमीटर स्टॉर्म नॉट इम्पॉर्टेंट। सिस्टम मूव स्लोली, अच्छा, जो ये सिस्टम जो ये मूव करता है साइक्लोन, ये स्लोली करता है बेसिकली, लेकिन देखा जाए तो द सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 और 500 किलोमीटर्स पर डे, बहता हुआ जब आता है जब ये लैंड तक, ठीक है, तो बेसिकली
धीरे धीरे मूव करता है, लैंड तक नहीं बेसिकली। जब ओशंस में भी मूव करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो 300 से 500 किलोमीटर दिन का तय करते हैं। द साइक्लोन क्रिएट स्टॉर्म सर्जेस एंड दे इनंडेट द कोस्टल लो सैंड्स, द स्टॉर्म बीटर्स आउट ऑफ द लैंड। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर आता है थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोज। अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म्स आर थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोज। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, याद रखिएगा, और छोटे एरिया पे काम करते हैं लेकिन वायलेंट होते हैं। ये टर्म्स मैं जानबूझकर मार्क कर रहा हूं कि जब आपको रिवाइज करना हो तो सीधा ये टर्म्स पढ़ लें। थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। इंटेंस कन्वेक्शन होती है गर्म और मतलब मॉइस्टी, ठीक है, दिनों में। अ थंडरस्टॉर्म इज़ अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। ये एक बेसिकली कैसे निकल रहे हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, ये आगे देखेंगे हम उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से जो थंडर और लाइटनिंग हो रही है वहाँ पे, उसकी वजह से ये उसको बुलाते हैं थंडरस्टॉर्म्स। व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू हाइट्स वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स। ऐसी अगर ये क्लाउड्स जो हैं और ऐसी हाइट पे चले जाएं जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर है, ठीक है, हेल्स आर फॉर्म्ड। तब क्या बन जाते हैं हेल्स, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे ऊपर से जो ओले गिरते हैं ना वो, एंड दे कम डाउन एज हेल स्टॉर्म, ओलों की तरह गिरते हैं। इफ़ देर इज़ अनसफिशियंट मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर इतना नहीं है, अ थंडर स्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म्स। तो आंधी बन के भी वो आ सकते हैं। अगर मॉइस्चर इतना ना हो तो भी क्या होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा, मिट्टी उड़ेगी, ठीक है। तो मिट्टी उड़ेगी तो फिर उसको डस्ट स्टॉर्म से बुला सकते हैं हम। अ थंडर स्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर विच कॉजेज द क्लाउड्स टू ग्रो बिगर एंड राइज ग्रेटर हाइट। तो बेसिकली क्या है, वार्म हवा मिलती रहती है, वार्म हवा जो ऊपर राइज कर रही होती है उसको मिलती रहती है। लेटर डाउनड्राफ्ट बिगिंस डाउन टू अर्थ, ब्रिंग्स डाउन टू अर्थ द कूल एयर एंड द रेन फ्रॉम सिवियर थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमने बेसिकली पढ़ना था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में वो हमने देखी हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वो क्या है, इस क्लास में हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, आई थिंक हो जाना चाहिए। एंड देन लास्ट में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी यहाँ पे देखते हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द एयर, लर्न दैट द एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर होते हैं, ये हमने देखा है ऑलरेडी। एयर में वाटर वेपर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होती है। इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदर फिनोमिना। अब अच्छी खासी, अब जैसे मान लीजिए कि 0 to 4% है, अगर हवा में इतना भी जब वाटर वेपर अवेलेबल होता है ना, यू कैन एक्चुअली फील इट। तो वो 0 to 4% होता है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप एटमॉस्फेयर को कंसिडर करोगे, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल किसी भी वेदर फिनोमिनन में। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, 3 फॉर्म्स में होता है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव फ्रॉम वाटर बॉडीज से आता है, ये ओशंस वगैरह से, लेक से, उन सब से, इवेपोरेशन की तरीके से, एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब जब यू नो आदान प्रदान, क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज होता है वाटर वेपर्स का उसके एटमॉस सराउंडिंग से, वो प्लांट की लीव्स से, तो उसको ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं। दस देर इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। पानी का वाटर वेपर के जो एक्सचेंज है वो कैसे, इवेपोरेशन के थ्रू, भाप, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये 4 चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। वाटर वेपर जो एयर में होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे अलग अलग तरीकों से जाना जाता है क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे जब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मान लीजिए पूरे एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर का एक्चुअल अमाउंट अवेलेबल है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये टर्म सीधा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, छोड़िएगा मत इसको, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनको, इन टर्म्स को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में एयर की
जितना वाटर वेपर कंटेंट अवेलेबल है उसको बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। The ability of the air to hold water vapor depends entirely on its temperature। एक पैकेज ऑफ एयर या यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर की जो एबिलिटी है कि कितना वाटर वेपर वो अपने अंदर रख सकती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी होगी वाटर वेपर को होल्ड करने की। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम उसकी एबिलिटी होगी वाटर वेपर को होल्ड करने की। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग होती है। कहीं पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो वाटर कंटेंट होगा एयर के अंदर वो ज़्यादा होगा। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे, अब इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। जब आप यूएस, कनाडा इन सब एरियाज़ में जाएंगे वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जो एबिलिटी है उस एयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की भी, वो भी कम है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कम होती है। The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब कि जितनी क्षमता है एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की, उसके मुकाबले जितनी एक्चुअल मॉइस्चर है उस एयर में उस वक्त, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि कितनी वो कर सकता है, क्षमता कितनी है उसकी, और उसके मुकाबले कितनी एक्चुअली में है उसके पास, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर इसकी कैपेसिटी जो होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, वो बढ़ती या कम होती है, ये हमने देखा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है जो अफेक्ट होती है। इसका मतलब मान लीजिए कि वाटर वेपर प्रेजेंट है किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में 20 हो गया, ठीक है। कहीं पे उसकी क्षमता होगी 50, ठीक है, तो 20/50 इंटू 100 हो गया, ठीक है, 40% अवेलेबिलिटी है। वहीं पे अगर किसी ऐसा जगह पे है जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा है और उसकी होल्ड करने की क्षमता है 100 एयर की, लेकिन अभी भी जो उसमें वाटर वेपर कंटेंट अवेलेबल है वो 20 है, तो वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 20%, ठीक है। तो वो भी बदलती रहती है। इट इज़ ग्रेटर ओवर द ओशंस एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा भी होगा ऑफकोर्स वहाँ पे। तो ज़्यादा क्या होता है बेसिकली कि जितनी हवा में क्षमता है उसके हिसाब से वाटर वेपर ओशंस के ऊपर अवेलेबिलिटी होती है, तो इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ओशंस पे और कॉन्टिनेंट्स पे सबसे लीस्ट होती है। द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, अगर जितनी उसकी कैपेसिटी है 100 होल्ड करने की कैपेसिटी है वाटर वेपर को, और 100 ही अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। मतलब जितना वो वाटर कंटेंट झेल सकती है उतना उसके पास है, ठीक है, उसकी एबिलिटी जितनी है उतना ही उसके पास है। It means that the air is at a given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture। इसका मतलब इसके अलावा इससे ज़्यादा moisture उसमें नहीं आ सकता। The temperature at which saturation occurs, वो टेम्परेचर जिस पे किसी हवा में एक सैचुरेशन बन जाए कि भाई उसके बाद वो मॉइस्चर नहीं ले सकता, उसको बोलते हैं उस एयर का ड्यू पॉइंट, ठीक है। कि ऐसा टेम्परेचर सेट हो जाए कि इसके बाद अब इसकी कैपेसिटी नहीं है और होल्ड करने की, और वो पूरा सैचुरेशन में आ जाए, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विदड्रॉन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडक्शन रिस्पेक्टिवली। इवेपोरेशन से वाटर वेपर आता है एयर में और कंडेंसेशन से वाटर वेपर चला जाता है एयर से। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें वाटर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, लिक्विड से गैस स्टेट में भाप बन जाती है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? हीट की वजह से ही इवेपोरेशन होता है। टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, वो टेम्परेचर जिस पे अब इवेपोरेशन बस होने वाला है स्टार्ट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मार्क करता चल रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ जब आप लें मुझसे तो आपको हेल्प हो और याद ना करना पड़े, मार्क ना करना पड़े इतना। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो वाटर एब्जॉर्प्शन और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा किसी एयर की, ये हमने देखा है। सिमिलरली अगर मॉइस्चर कंटेंट लो है तो एयर के पास पोटेंशियल है एब्जॉर्ब करने का और मॉइस्चर को रिटेन करने का।
मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। इसका मतलब जब मूवमेंट भी होती है एयर की, तो जो एक ऐसी लेयर होगी जिसमें पूरी सैचुरेशन हो चुकी होगी, उसमें जितना मॉइस्चर वो ले सकता था उतना आ गया है, और एक ऐसी लेयर है जिसमें इतना सैचुरेशन नहीं हो पाया, तो जब वो मिक्स होती है तब भी मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से वो होती हैं, ठीक है। हेंस द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। इसलिए जो आपका कूलर है या मटका है, जब तेज़ हवा में, जब अच्छा सनी डे होता है, हवा अच्छी खासी चल रही होती है, तब आपका जो कूलर है वो बहुत अच्छी तरह काम करता है। क्योंकि उसके क्या होता है, कूलर के आसपास क्या होता है बेसिकली, जब इवेपोरेशन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आसपास इवेपोरेशन होगा, मॉइस्चर कंटेंट छूटेगा। आसपास वाली एयर में जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ले सकता है, इसका मतलब इवेपोरेशन भी तेज़ होगा। इसीलिए जब ऐसा डे होता है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, तो आपका कूलर काम सही से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब इवेपोरेशन करने की कोशिश कर रहा है कूलर, अब आसपास वाली जो एयर है उसमें तो अच्छा खासा वाटर कंटेंट है, तो और वाटर कंटेंट वो कैसे ले? तो इवेपोरेशन भी जो है वो स्लो हो जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। उल्टा हो गया इवेपोरेशन का। लिक्विड टू गैस इज इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होता है? लॉस ऑफ हीट से। इवेपोरेशन होता है गेन ऑफ हीट से, और कंडेंसेशन होता है लॉस ऑफ हीट से। जब मॉइस्ट एयर जो होती है वो कूल कर दी जाती है, ठीक है, तब वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकती है कि उसकी कैपेसिटी जो है वाटर वेपर होल्ड करने की वो खत्म हो जाए। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म। फिर वो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर होगा, ठीक है, अब उसको जगह नहीं मिल पा रही, ठीक है, किसी पैकेज ऑफ एयर में, तो अब क्या होगा, वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा। इफ इट डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म, अगर एक गैसियस चीज डायरेक्टली सॉलिड में हो जाए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे कि एक बार आपको समझाने के लिए, ये रहा सॉलिड, वाटर, गैस, इससे इसमें जा रहा है इवेपोरेशन, गैस से वाटर में जा रहा है कंडेंसेशन, और अगर गैस से सीधा सॉलिड में जा रहा है तो उसको बुलाते हैं क्या? सब्लिमेशन, ठीक है। इन फ्री एयर condensation results from cooling around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei, is not important for you. Particles of dust, smoke and salt from the ocean are particularly good nuclei because they absorb water. तो वाटर जो होता है इन डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स और ये सब होते हैं, इसके अंदर अच्छे तरीके से जम जाता है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत आसानी से। कंडेंसेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, वो और एक और जगह पे होता है, व्हेन दी मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। कंडेंसेशन वहाँ भी हो सकता है जहाँ पे एक जो वार्म मॉइस्ट एयर है बेसिकली, वो कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के, एंड इट में ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्यू पॉइंट। तो इन सब चीज़ों में भी कंडेंसेशन हो सकती है। कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो मैं इस टर्म को मार्क कर रहा हूँ। कंडेंसेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ कूलिंग क्या है एयर की, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है एयर की। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। कंडेंसेशन किससे इन्फ्लुएंस होता है? वॉल्यूम किसका? एयर का, टेम्परेचर से, प्रेशर से एंड ह्यूमिडिटी से। कंडेंसेशन कब कब होता है? व्हेन द टेम्परेचर इज ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट, जब टेम्परेचर जो एयर का है वो ड्यू पॉइंट तक रिड्यूस हो जाए, विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहे। दूसरा, व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, ठीक है। एक तब जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए उसके ड्यू पॉइंट पे, और वॉल्यूम तब कांस्टेंट रहे। दूसरा, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, जब एयर में मॉइस्चर के थ्रू इवेपोरेशन चली जाए। हाउएवर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंडेंसेशन इज द डिक्रीज ऑफ एयर टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? जब जो टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए, तब कंडेंसेशन के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन बन जाती है।
आफ्टर कंडेंसेशन water vapor or the moisture in the atmosphere takes one of the following forms. कंडेंसेशन होने के बाद कुछ कुछ चीज़ें बन सकती है जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है. ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स, ये 4 फिनोमिना हैं जो बनते हैं. Forms of condensation can be classified on the basis of temperature and location. Condensation takes place when the dew point is lower than the freezing point. Condensation मिलता है जब dew point फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं होगा. ड्यू पॉइंट या तो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होना चाहिए या फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंडेंसेशन होगी. पहला आता है ड्यू. When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces. जब ठंडे सरफेस के ऊपर जो मॉइस्चर है आपका एयर में वो डायरेक्टली वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली आपका ड्यू बुलाते हैं उसको, जो ओस आप बोलते हैं ना बेसिकली, ठीक है. ये स्टोन्स पे, ग्रास ब्लेड्स पे, प्लांट लीव्स पे, ठीक है, तो उसको बुलाते हैं ड्यू. आइडल कंडीशंस क्या हैं, इसको याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आइडल कंडीशंस क्या है? साफ आसमान होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, तेज़ बहने वाली ना हो, ताकि ये ना हो कि ड्यू पॉइंट कभी मतलब बन ही ना पाए बेसिकली. हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए. एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ठंड के दौरान ही ओस बनती है. आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी खड़ी होती है कहीं पे या स्कूटी खड़ी है, तो क्या होता है कि उस पर ठंड में आपने देखा होगा ओस जम जाती है, कि लेयर बन जाती है पानी की. तो कंडीशंस क्या हैं, इसलिए ग्रीन में हाईलाइट किए हैं. सीधे के सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधा डायरेक्टली. कौन सा? साफ आसमान होना चाहिए, ठंडे आसमान मतलब रात होनी चाहिए, और लंबी रात होनी चाहिए बेसिकली, जो विंटर्स में बहुत देखने को मिलती है आपको. हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मतलब जितनी कंटेंट चाहिए एयर को, ठीक है, जितना वो होल्ड कर सकती है, उसमें अच्छी खासी मॉइस्चर हो बेसिकली. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज़ नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. अगर ड्यू आपको फॉर्म करनी है तो याद रखिएगा, आपका ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. ड्यू पॉइंट जो है आपका, ठीक है, सॉरी, जो हाँ ड्यू पॉइंट है आपका वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए. अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री से ज़्यादा. फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेसेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. यहां पे क्या होना चाहिए? ऊपर क्या था? ड्यू पॉइंट जो है उसकी एक सैचुरेशन वाला पॉइंट, याद है ना? ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो. फ्रॉस्ट में क्या होता है कि ड्यू पॉइंट या तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना हो या फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो. The dew point is at or below the freezing point. The excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals. तो excess moisture जो यहाँ पे पानी बन रहा है liquid form में, यहाँ पे क्या होगा? ice crystals बन जाएंगे, बर्फ के. The ideal conditions क्या है formation of white frost बनने के लिए? क्या है आपकी, ठीक है, वो सेम है. The ideal conditions are the same as those for the formation of dew, except जो एयर टेम्परेचर होना चाहिए वो या तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना हो या फिर उससे कम हो. ड्यू के लिए फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा ही ज़रूरी है टेम्परेचर आपका. यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट जितना हो या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं हो सकता. फिर आता है फॉग एंड मिस्ट, धुंध. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर हो, ठीक है, ऐसा कोई एयर मास, ऐसी कोई हवा का टुकड़ा हो, ठीक है, एक एरिया हो जहां पे जो है टेम्परेचर जो है उसका एकदम से गिर जाए, ठीक है, तब क्या होता है? कंडेंसेशन एकदम से हो जाती है विद इन इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल्स. तो जो डस्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल है एयर में, उसके ऊपर कंडेंसेशन हो जाती है. So the fog is a cloud with its base at or very near to the ground. तो it is near to the ground, याद रखिएगा इसको, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ठीक है. नियर टू दी, सेकेंड, ये आगे इसमें लिखने में इशू होगा. ग्राउंड, नियर टू द ग्राउंड. बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट, विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है. इट इज़ अराउंड 0 देन,
ठीक है। और इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियर। तो जो अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स वहाँ पे ज़्यादा धुंध इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे जो जो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, वो अच्छी खासी मात्रा में होता है, न्यूक्लियाई मिल जाता है, जिससे फॉग एंड मिस्ट बनने में आसानी होती है क्योंकि इनको डस्ट पार्टिकल्स ही चाहिए। सच अ कंडीशन जहाँ फॉग इज मिक्सड विथ स्मोक, अगर धुएं के साथ फॉग मिल जाए तो उसको बुलाते हैं स्मोग। The only difference between mist and smoke is that mist contains more moisture than the fog. ठीक है, तो फॉग और मिस्ट में फ़र्क बस ये है कि मिस्ट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है फॉग के मुकाबले। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई होता न्यूक्लियाई के ऊपर ही है, लेकिन थिक लेयर ऑफ मॉइस्चर होती है। मिस्ट्स आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स। मिस्ट्स कहाँ पे बनते हैं? माउंटेन्स पे। एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप्स, अप द स्लोप्स मीट्स अ, ठीक है। फॉग्स आर ड्रायर देन द मिस्ट। फॉग्स जो होते हैं, सीधी सी बात है, मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो फॉग तो कंपेरेटिवली ड्रायर ही होंगे ना, ठीक है। एंड और इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉग्स आर मिनी क्लाउड्स इन विच कंडेंसेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो आपको फॉग एंड मिस्ट के बारे में जानना था वो हमने देख लिया, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। फिर जो लास्ट चीज़ आती है हमारे पास वो क्लाउड्स आती है। हमने क्या देखा था? ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड फिर क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में आते हैं। क्लाउड्स इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। मास, एक साथ जब बहुत सारे माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स आके मिलती हैं, या टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस जो हैं, जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से बनती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसकी हाइट के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग शेप्स लेता है वो। हाइट के हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से कितना बड़ा है, कितनी डेंसिटी है, कितना गहरा भारी है, या कितना ट्रांसपेरेंट है, या कितना ओपेक है, उसके हिसाब से चार तरीके से आपके क्लाउड्स बनते हैं। फर्स्ट इज सिरस, सेकेंड इज क्यूमुलस, थर्ड इज स्ट्रैटस और फोर्थ इज निम्बस। सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बस। डीप इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी तक, ज़्यादा ऐसे खास क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, खास क्या बिल्कुल भी नहीं पूछे गए ऑलमोस्ट। इनसे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन हम इसमें एक बार देख लेंगे। सिरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स, बहुत ही ऊंची हाइट पे बनते हैं, 8 से 12 किलोमीटर के ऊपर हाइट पे, पतले होते हैं, ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर। 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पे बनते हैं, सबसे ऊपर ऑल्टीट्यूड्स पे बनते हैं सिरस क्लाउड्स, और वाइट होते हैं, हमेशा थिन होते हैं, पतले होते हैं। क्यूमुलस जो होते हैं वो कॉटन वूल की तरह लगते हैं और 4 से 7 किलोमीटर की हाइट पे बनते हैं। दे एग्जिस्ट इन पैचेस, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, एंड कैन बी स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, और उनका फ्लैट बेस होता है, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, बेसिकली ऐसे क्लाउड्स होते हैं। फिर आता है स्ट्रैटस। स्ट्रैटस से अगर आप देखेंगे तो लेयर होनी चाहिए, स्ट्रैटिफाई, लेयर मतलब बेसिकली। तो एज द नेम इम्प्लाइज, दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई, ठीक है, लेयर्ड क्लाउड्स हैं और लार्ज पोर्शन जो होता है स्काई का उसको कवर करते हैं, ठीक है। दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। या तो लॉस ऑफ हीट की वजह से बनते हैं, ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस के मिक्स से विद डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। फिर आता है निम्बस आपके पास। निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो ब्लैक या डार्क ग्रे होते हैं, बिल्कुल वाइट कौन से होते हैं? सिरस। दे फॉर्म एट मिडल लेवल्स और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिडल लेवल पे बनते हैं या बिल्कुल पास में। अब देखो हाइट कैसे कम होती जा रही है। सिरस कितना ऊंचा था, 8 से 12 किलोमीटर, फिर 4 से 7 किलोमीटर क्यूमुलस आया, उसके बाद स्ट्रैटस लेयर में जाता हमने देखा, हमने लार्ज पोर्शंस ऑफ स्काई में वो फैले हुए होते हैं। निम्बस जो होते हैं वो ब्लैक और डार्क ग्रे होते हैं और हमारे जो अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन, इसके आर पार नहीं जाती सन की रेस। समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड, बहुत बार इतने लो भी दिखते हैं आपको कि वो ग्राउंड पर टच हो रहे हो। निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, ठीक है, ये फिगर्स में कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये इसके सनरेज पास नहीं हो रही हैं बेसिकली, तो आपको दिख रहा होगा शायद ये मतलब बेसिकली वो वाले होने चाहिए, डार्क और ब्लैक ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक उसके क्लाउड्स।
ठीक है, अब क्या है कि इन सब से मिलके भी कुछ क्लाउड्स बनते हैं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ट्रस्ट मी, इनको पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ये याद मत रखिएगा, दिस इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू, इसको काट दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अपनी तसल्ली के लिए पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको प्लीज मत देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, लगातार जो कंडेंसेशन हो रहा होता है फ्री एयर के अंदर, वो हेल्प करता है कंडेंस्ड पार्टिकल्स को कि वो अपने साइज में बढ़ते रहें, लगातार कंडेंसेशन हो रहा है तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी बड़े होते जा रहे हैं। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फेल्स टू होल्ड देम, जब वो एयर उनको बांध के रखा हुआ, उनको जब वो होल्ड करना की जो काबिलियत है उसकी जब वो नहीं रह पाती इतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के मुकाबले, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी है बेसिकली कि वो खींचे वापस जो ऊपर वाटर पार्टिकल्स उड़ के गए हैं, तब क्या होते हैं, वो सरफेस पे फॉल करना शुरू कर देते हैं पानी की फॉर्म में। So after the condensation of water vapor, the release of moisture is known as precipitation. तो कंडेंसेशन के बाद वाटर वेपर के जब मॉइस्चर रिलीज होता है तो उसको बुलाते हैं प्रेसिपिटेशन। या तो वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। जब प्रेसिपिटेशन वाटर की फॉर्म में हो तो उसको रेनफॉल बोलते हैं। When the temperature is lower than 0 डिग्री सेल्सियस, तब जब प्रेसिपिटेशन होती है उसको बोलते हैं स्नोफॉल। Moisture is released in the form of hexagonal crystals, not important for you. Besides rain and snow, other forms of precipitation are sleet and hail. ठीक है, though the latter are limited in occurrence and are sporadic in both time and space. ठीक है, बेशक और भी हो, रेन एंड स्नो के अलावा भी बनते हो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्लीट एंड हेल जैसे, लेकिन स्लीट एंड हेल जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके मतलब अकरेंस में बहुत कम होते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। ठीक है, मेल्टेड स्नो वाटर या तो रीफ्रोज हो गए हों या फिर जब रेन ड्रॉप्स ऊपर से आ रही हो वो फ्रोज हो गई हों। व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ फ्रीजिंग, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समटाइम्स द ड्रॉप्स ऑफ रेन आफ्टर बीइंग रिलीज बाय द क्लाउड्स बिकम सॉलिडिफाइड इनटू स्मॉल राउंड पीसेस ऑफ आइस एंड विच रीच द सरफेस, हेल स्टोन्स। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्लीट और हेल अलग अलग और चीज़ें होती हैं रेन और स्नो के अलावा, ठीक है, देख लिया हमने। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ये पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको समझाया हुआ है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। ओरिजिन के हिसाब से कि कहाँ से रेन बन रही है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं 3 तरीके से। कन्वेंशनल, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। ओरोग्राफिक, जो माउंटेन्स पे होती है। या फिर साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं, जो साइक्लोन की वजह से बनती है, ये हमने देखा था। फर्स्ट आता है कन्वेंशनल रेन। द एयर ऑन बीइंग हीटेड, जैसे एयर हीट अप हुई, हल्की होती है और ऊपर चली जाती है कन्वेक्शन करंट की तरीके से। जैसे वो राइज हो रही होती है तो वो एक्सपैंड होती है, अब ऊपर जा रही है तो वो फैलना शुरू हो जाती है और अपनी जो हीट है उसको लूज कर देती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और इसकी वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं। With thunder and lightning, heavy rainfall takes place but this does not last long. Such rain is common in the summer और इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ये रेन आपको कहाँ मिलेगी, समर में या फिर जब हॉटेस्ट पार्ट हो डे का तब मिलेगी। इट इज़ वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। या तो इक्वेटोरियल रीजन्स पे देखी जाती है या कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले पार्ट में जो होती हैं रेन, वो कन्वेंशनल रेन है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, ये मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं इसलिए। ओरोग्राफिक रेन होती है व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, जब माउंटेन से टकराता है कोई बादल, इट इज़ फोर्स टू असेंड एंड एज इज राइजेस, वो टकरा के फिर ऊपर बढ़ना शुरू करता है माउंटेन के ऊपर तरफ, और जब वो एक्सपैंड होता रहता है टेम्परेचर गिरता है और जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट द विंडवर्ड स्लोप्स, विंडवर्ड स्लोप्स मतलब जिस जो हवा लगती है एक हिल के जैसे, ये मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे तो लगती है हवा या पानी और वो सब चीज़ें लगती हैं, ये वाली लीवर्ड साइड है, यहाँ पे नहीं लगती, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहाँ पे हवा पानी और ये सब चीज़ें ज़्यादातर काम करती हैं यहाँ पे।
इसलिए ये वाला एरिया होगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होगा कंपेयर टू दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे रेन भी कम आती है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी कम होती है बेसिकली। इसलिए वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स आप देखेंगे तो वो ज़्यादा ग्रीन हैं कंपेयर टू द ईस्टर्न स्लोप्स, जो लीवर्ड स्लोप्स जिनको बुलाते हैं, जहाँ पे इतना कॉन्टैक्ट उसका पानी का और उसका बादलों का ये सब नहीं होता है। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, जब विंडवर्ड साइड पर अच्छी खासी रेन दे दी जाती है, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस इन देयर कैपेसिटी टू टेक द मॉइस्चर, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपको फिनोमेना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि जब वो विंडवर्ड साइड पे अपनी बारिश कर लेता है और जब इस तरफ जा रहा होता है तो फिर वो नीचे की तरफ जाता है, भारी हो जाता है बेसिकली, ठीक है, एंड देयर टेम्परेचर राइजेस, देन देयर कैपेसिटी टू टेक इन मॉइस्चर इंक्रीजेज एंड हेंस दीज लीवर्ड स्लोप रिमेन्स रेनलेस एंड ड्राई। बस ये याद रखिएगा कि वेस्टवर्ड स्लोप्स है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, लीवर्ड स्लोप्स पे आपकी बारिश ज़्यादा नहीं होती है। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड, क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं मिलती ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं रेन शैडो एरिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिलीफ रेन। फिर आता है साइक्लोनिक रेन। वन सेकेंड, हाँ, you have already one second, different places on the sorry, cyclonic rain, you have already read about extra, ये हमने चैप्टर 10 के अंदर ही देख लिया है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, भूल तो नहीं गए हो, आधे घंटे पहले की बात है भाई। देन कम्स वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसी है। डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल इन द ईयर एंड दैट टू इन डिफरेंट सीजन्स। जनरली अगर आप देखेंगे तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कोस्टल एरियाज जो हैं वर्ल्ड के, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलती है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट्स, अंदर की तरफ जो लैंड है वहाँ पे कम रेन होती है। इसलिए केरला, गोवा, इन कोस्टल एरियाज़ पे आपको बारिश, मुंबई, यहाँ पे भर भर के मिलती है, और जब आप मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब एरियाज़ में आएंगे तो कंपेरेटिवली रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल ज़्यादा होती है ओशंस के ऊपर देन ऑन द लैंड मासेस, ठीक है। बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 35 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। जब हम 35 से 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इनके बीच में देखते हैं, और जब 35 से 40 डिग्री साउथ के बीच में देखते हैं तो वहाँ पे रेन जो होगी आपको ईस्टर्न कोस्ट पे होती हुई ज़्यादा दिखाई देगी, और जैसे ही वेस्ट की तरफ जाते रहेंगे वैसे रेन कम होती रहेगी। बट बिटवीन, लेकिन 45 से 65 डिग्री नॉर्थ या फिर 45 से 65 डिग्री साउथ में देखेंगे, वेस्टर्लीज की वजह से रेनफॉल इज फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड इट गोज टू डिक्रोजिंग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका हम बनाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, और फिर आपका 1 सेकेंड लाइन बदल देता हूँ, ये हो गया आपका यहाँ से ही 45 से ये मान लीजिए 65 हो गया, 45 और ये 65 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो आपको इस 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ आपको मिलेगा, वेस्ट से सॉरी ईस्ट से बारिश वेस्ट में कम होती जाएगी, ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा मिलेगी आपको, और वेस्ट पे जाते रहोगे तो कम होती रहेगी। ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं हम, और कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 45 to 65 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा कि वेस्टर्न कोस्ट को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है और ईस्टर्न पे जाते जाते कम होती रहती है बेसिकली। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। जितना डायग्राम बनाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में तो देखिएगा, मैं आपसे इतने बनवाऊंगा ना मैप्स, इतने मैप्स बनवाऊंगा कि आप लोग खुद सोचेंगे कि यार सर क्या करा रहे हो। इंडियन ज्योग्राफी मैप से ही होती है, कितनी कोशिश कर लीजिए, बिना मैप्स के इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते। तो इंडियन ज्योग्राफी में तो हम मैक्सिमम मैप्स बनाएंगे, यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझने होते हैं तो इसलिए मैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज इस मैं बार बार आपको अर्थ बना के उसको समझा देता हूँ उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो हम बहुत सारे मैप्स बनाएंगे, उससे सीखेंगे, उससे याद भी रहता है और समझ भी जल्दी आता है, ठीक है। अब इस पे हाँ और क्या है, वेर एवर माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, द रेन इज़ ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन, और विंडवर्ड साइड पे आपको दिखती है, जो जैसे हमने यहाँ पे देखा अभी, और जैसे ही लीवर्ड साइड पे देखते हैं या रेन शैडो एरिया है वहाँ पे रेन कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, मेजर प्रेसिपिटेशन रिजीम्स ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइज एज फॉलोज। बारिश कितनी अमाउंट में होती है उसके हिसाब से जो है आपने वर्ल्ड के इस एरियाज़ को डिवाइड कर दिया। जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट पे
ठीक है। और विंडवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स, जहाँ पे बारिश आती है, बादल, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वहाँ पे, इक्वेटोरियल बेल्ट पे, अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन कूल टेम्परेट जोन, ठीक है, एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द मॉनसून लैंड, ठीक है। इन सब जगहों पे रेनफॉल जो होती है वो 200 सेंटीमीटर पर एनम की रेनफॉल से ज़्यादा होती है। वहीं पे जब आप थोड़े इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मिलती है आपको मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में आपको 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल दिखाई देती है। कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड, सेंट्रल पार्ट जो होते हैं ट्रॉपिकल लैंड के, एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैंड्स रिसीव रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर पर एनम, और कम होती जाती है। जो रेन शैडो जोन होते हैं या फिर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे बिल्कुल रेन शैडो जोन होते हैं, या हाई लैटिट्यूड्स अगर आप देख लेंगे, बहुत मतलब हाई लैटिट्यूड्स 60 डिग्री नॉर्थ से अगर और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल मिलती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल, ठीक है। इन सम रीजन्स रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, सच एज इन इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये हमने देखा था बेसिकली कि कैसे रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी प्रेसिपिटेशन, ये सारा। तो ये 2 चैप्टर्स हैं अभी हमने कंप्लीट किए हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है ये वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखें अगर तो इसमें ना बेसिकली जो ये कोएपन क्लासिफिकेशन है, इससे कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके हमेशा ये ऊपर वाले चैप्टर्स जो हैं 9th 10th एंड 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी से, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से कभी नहीं आते कि बी, के, कैपिटल पी, ये सब चीज़ें ना वहाँ पे नहीं पूछी जाती हैं बेसिकली, ठीक है, इन एग्ज़ाम में। तो मैं देखूंगा इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको ये नहीं, ये क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें इंडियन क्लाइमेट को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, इन क्लाइमेट्स को देखना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इन क्लाइमेट्स को। लेकिन हाँ, हमें टेबल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो इसमें ना ये जो क्लाइमेट्स बताए हुए हैं, ये वर्ल्ड के क्लाइमेट्स बताए हुए हैं। किसके? वर्ल्ड के क्लाइमेट्स बताए हुए हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखेंगे हम इसको आराम से। ये तो कोपेन क्लासिफिकेशन है या किसी और क्लासिफिकेशन से भी पढ़ सकते हैं। मैं ढूंढता हूँ कि आपकी बेटर क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं ये जो है इसकी क्लाइमेट चेंज की या फिर वर्ल्ड क्लाइमेट की एक अलग से किसी और रेफरेंस बुक से हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि बेटर तरीके से समझ सकें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल दोबारा क्लास आपको मिलेगी, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें डिफाइन करूँगा। ऐसे ज्योग्राफी हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और टारगेट आईबी एग्ज़ाम्स का जो मैंने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और अपने पर्सनल अकाउंट का भी दे दूंगा लिंक। आप जो दोनों चीज़ों के लिए मैंने बताया था क्यों ज्वाइन करना है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं चैनल, और उसके बाद सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।